Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। इन एसोसिएशन विद JK स्मार्ट टायर, सेफ फ्यूल स्टे सेफ। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। सूर्या है तो भरोसा है। प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाह को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज पूरे दिन इमरान खान की मौत की चर्चा होती रही और यह चर्चा इतनी आगे बढ़ गई कि इमरान खान पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। असल में पाकिस्तान की सेना इमरान खान की मौत की अफवाह उड़ाकर यह देखना चाहती है कि देश में इमरान खान को लेकर अब भी कितनी सहानुभूति बची है, उनकी असली राजनीतिक ताकत अब भी कितनी बची है। और अगर आगे चलकर कभी इमरान खान की जेल में ही मौत हो गई तो पाकिस्तान की जनता कैसे रिएक्ट करेगी, वहां क्या रिएक्शन होगा, ये देखना चाहती है पाकिस्तान की सेना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे हवाई सफर अब यात्रियों के लिए एक सफरिंग बन चुका है। अभी लोग एयर इंडिया की फुकेट वाली फ्लाइट को भूले भी नहीं थे कि स्पाइस जेट के एक विमान का एसी उड़ान भरने से पहले खराब हो गया और गर्मी से यात्रियों का बुरा हाल हो गया। अब यह भी खबरें आई हैं कि एयर इंडिया की फुकेट वाली फ्लाइट के पायलट ने नशे में यात्रियों को धमकाने की कोशिश की थी। इस फ्लाइट के यात्रियों का कहना है कि इस अनुभव ने उन्हें जीवन भर के लिए हवाई यात्रा से डरा दिया है। और आखिर में 5 स्टार होटल से भी महंगे होते जा रहे प्राइवेट अस्पतालों को डिकोड करेंगे। संसद की एक समिति ने सुझाव दिया है कि बड़े शहरों के प्राइवेट अस्पतालों में कमरे का किराया उस अस्पताल के आसपास के इलाके में 3 स्टार होटल के औसत किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज आपको दिखाएंगे कैसे प्राइवेट अस्पतालों के इलाज का खर्च अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है और आज आपको बड़े बड़े शहरों में शायद 5 स्टार होटल का कमरा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में कमरे का किराया एक दिन का उससे भी कहीं ज़्यादा महंगा है। लेकिन सबसे पहले आज आपको इमरान खान के बारे में बताते हैं, जो कुछ घंटों के लिए भारत और पाकिस्तान के लोगों को लगा कि शायद उनकी मौत हो गई है। आज पाकिस्तान में पूरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की चर्चा होती रही और ये चर्चा इतनी आगे बढ़ गई कि इमरान खान भारत में भी ट्रेंड करने लगे, क्योंकि यहाँ भी उनके चाहने वाले बहुत सारे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान की मौत की खबर आखिर कहाँ से उड़ी। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है वजाहत सईद खान। ये एक स्वतंत्र पत्रकार माने जाते हैं और इस समय अमेरिका में रहते हैं। पाकिस्तान के इस पत्रकार ने अपने एक नए वीडियो में यह दावा किया कि उन्हें अडियाला जेल में तैनात पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसरों से यह पता चला कि इमरान खान की जेल में या तो मौत हो चुकी है या बहुत जल्द उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा उनके साथ हो सकता है। हालांकि ना तो इस पत्रकार ने और ना ही पाकिस्तान की सेना के अफसरों ने इमरान खान की मौत की पुष्टि की, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है या फिर हो चुका है। कि कुछ सीनियर फौजी वो अब जो सर्विंग है वो अब डरने लग गए हैं कि यार एक्चुअली दे आर फेयरिंग द वर्स्ट एंड वाकई ही खुदा न खास्ता बीमारी से ज्यादा, आंख से ज्यादा, ब्लड प्रेशर से ज्यादा इमरान को कुछ हो गया है और इसलिए ये दिखाना नहीं चाह रहे और ये फायर वॉल इन्होंने बनाई हुई है।
ये हमारी रिपोर्टिंग है, GHQ से ये रिपोर्टिंग हमने की है। सीनियर अफसरान जो GHQ में हैं, कम से कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ये कंफर्म पर्सपेक्टिव नहीं है, मगर जब GHQ के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप वो क्वेटा कैंट में नहीं बैठे हुए, अब वो FC की किसी चेक पोस्ट पे किसी 60 डिवीजन में उधर आप वजीरिस्तान में नहीं बैठे हुए, आप पिंडी के अंदर बैठे हुए हैं। यूर इनसाइड द बेली ऑफ द बीस्ट, हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं आप। मगर द मेन थिंग इज दे डोंट नो हाउ यू विल रिस्पॉन्ड, दे डोंट नो, उन्हें समझ नहीं आ रही कि आप क्या करेंगे। आप वो करेंगे जो बेनजीर के बाद हुआ था, जलाओ घिराओ। चेक कर रहे हैं इस वक्त आपको, आपकी जियो लोकेशन, आपकी बातचीत, आपके जो कमेंट्स चल रहे हैं, सब। और इसमें सालों इन्होंने अलग अलग किस्म के कवानीन जो हैं वो किए हैं। तो इस पत्रकार का यह दावा है कि पाकिस्तानी सेना के ही कुछ अफसरों को यह डर है कि इमरान खान के साथ अब कुछ भी हो सकता है, कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, और इशारा इस तरफ है कि आगे चलकर उनकी मौत भी हो सकती है। हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। इमरान खान की मौत की खबर को पाकिस्तान की सेना ने बिल्कुल गलत बताया है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि इमरान खान को लेकर इस पत्रकार की जो रिपोर्ट है, इसका जो वीडियो है, ये पूरी तरह से झूठा है और गलत है। ये कहना है पाकिस्तान की सेना का। इमरान खान लगभग 3 साल से पाकिस्तान के रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं और उन्हें ऐसी जगह पर रखा गया है कि उनके बारे में सही खबर शायद ही किसी के पास हो। कोई नहीं जानता कि उनके साथ इस समय किस प्रकार का बर्ताव हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान की मौत की यह अफवाह अचानक आज क्यों उड़ने लगी। इमरान खान के करीबी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना इमरान खान की मौत की खबर उड़ाकर असल में ये देखना चाहती है कि पाकिस्तान की जनता में इमरान खान को लेकर अब भी कितनी सहानुभूति बची है, और अगर आगे चलकर कभी इमरान खान की जेल में ही मौत हो गई तो पाकिस्तान की जनता इस खबर पर कैसे रिएक्ट करेगी। यानी पाकिस्तानी सेना ये चेक करना चाहती है कि इस समय पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी PTI की कितनी राजनीतिक ताकत बची हुई है। इमरान खान के परिवार का कहना है कि इमरान खान फिलहाल के लिए तो जिंदा हैं, लेकिन कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे ये कहना मुश्किल है। इमरान खान की उम्र इस समय 73 साल है, 73 ईयर्स, और उन्हें जेल के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। इसका मतलब होता है जेल में एक ऐसा सेल जहां कैदी को बिल्कुल अकेले रखा जाता है, उसे किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं होती, यानी बाहरी दुनिया से उसे बिल्कुल काट दिया जाता है। और इमरान खान लगभग 3 वर्षों से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, और ये एक ऐसी कैद है जहां पर ना वो अखबार पढ़ सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं, ना उन्हें कभी ये पता चलेगा कि जेल के बाहर, उनकी इस अंधेरी कोठरी के बाहर क्या हो रहा है। इमरान खान जैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रह चुका हो, एक सफल क्रिकेट खिलाड़ी रह चुका हो, जो पूरी जिंदगी एक सुपरस्टार की तरह लाइमलाइट में रहा हो, कैमरे की चकाचौंध के बीच रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आप कई साल तक एक अंधेरी कोठरी में कैद करके रखें, जहां वो किसी से मिल ना सके, जहां उसे ये भी ना पता चले कि बाहर, जेल के बाहर क्या हो रहा है, ना टीवी है, ना अखबार है, ना किताबें हैं, ना इंसान की शक्ल देखे हुए महीनों हो चुके हैं, तो सोचिए ऐसे इंसान की मानसिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ चुका होगा। ऐसे हालात में मजबूत से मजबूत व्यक्ति भी टूट सकता है और डिप्रेशन में जा सकता है। इमरान खान के परिवार का सबसे बड़ा आरोप यह है कि उनकी मानसिक और शारीरिक हालत अब लगातार बिगड़ती जा रही है और पाकिस्तान की सेना जानबूझकर उनके इलाज में लापरवाही बरत रही है। पाकिस्तान की सेना चाहती है कि वो मानसिक रूप से भी इमरान खान को बिल्कुल तोड़ दें, इमरान खान की ऐसी हालत कर दें कि वो खुद डिप्रेशन में चले जाएं, टूट जाएं, सारी उम्मीद छोड़ दें और शारीरिक स्थिति से भी इतने कमज़ोर हो जाएं कि अब वो कुछ भी करने के काबिल ना बचे। इस समय इमरान खान की एक आंख का 85% विजन जा चुका है और अब इस आंख से
उन्हें सिर्फ अंधेरा या उजाले का फर्क दिखाई देता है, लेकिन वो अपने सामने किसी भी चीज को साफ साफ देख नहीं पाते। यानी आप कह सकते हैं कि एक आंख अब उनकी खराब हो चुकी है, सिर्फ एक आंख से देख पाते हैं। इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम भी इस समय इमरान खान के साथ इसी जेल में बंद हैं, उन्हें कैद करके रखा गया है। बुशरा बेगम इमरान खान से उम्र में 20 साल छोटी हैं, यानी उनकी उम्र लगभग इस समय 52 साल के आसपास है, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। और इमरान खान की तरह बुशरा बेगम की भी एक आंख खराब हो चुकी है और दूसरी आंख भी तेजी से खराब होती जा रही है। कुछ समय पहले बुशरा बीबी की एक आंख का पर्दा फट गया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनकी सर्जरी कराने में काफ़ी समय लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी ये आंख भी खराब हो गई। तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि एक ही जेल में हैं दोनों पति पत्नी और दोनों की एक एक आंख खराब हो चुकी है और तब से दोनों ही लगातार बीमार हैं। पाकिस्तानी सेना वर्ष 2023 में पाकिस्तान की जनता में इमरान खान की लोकप्रियता को बहुत करीब से देख चुकी है। जब इमरान खान के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर बड़ी संख्या में तोड़फोड़ की थी और कई बड़े बड़े आर्मी अफसरों के घरों में घुसकर उन्होंने लूटपाट की थी, आगजनी की थी और तोड़फोड़ की थी। पाकिस्तानी सेना को तब इमरान खान की लोकप्रियता समझ में आ गई थी, इसलिए हो सकता है कि वो अब एक बार फिर से ये चेक करना चाहती हो कि इस समय इमरान खान की लोकप्रियता पाकिस्तान में कितनी बची हुई है। इमरान खान की मौत की अफवाह के बाद उनकी बहनों का आरोप है कि उन्हें जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। अब उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन्हें 13 अगस्त तक इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया तो वो इमरान खान की पार्टी पीटीआई पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तानी सेना इमरान खान की बहनों को कभी कभी उनसे मिलने की इजाज़त देती है, लेकिन उनके सामने ये शर्त रखी जाती है कि उनकी बहन और उनके परिवार का कोई भी सदस्य इमरान खान से इस मुलाकात के बारे में बाहर आकर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दे सकता। ये पीटीआई की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया है बहनों ने कि अब कोई सियासी बात बिल्कुल नहीं आके करेंगे बाहर आके। आपने यकीन दहानी करा दी? यकीन दहानी करा दी। सिग्नल मिला है, लेकिन सिग्नल ही अभी तक है, मुलाकात तो हुई नहीं। आप सिग्नल हमें दे दिया था कि अगर आप नई बात करेंगे सियासी और रिटर्न में दे देंगे तो हमने बिल्कुल तैयार है, कोई सियासी बात नहीं होगी। रेडी रह गया। हाँ, लेकिन अगले हफ्ते भी कहा था। हाँ, नहीं अभी हुआ। अब पाकिस्तान की राजनीति का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा विश्लेषण समझिए। पाकिस्तान में शुरुआत से ही दो पार्टियों का शासन रहा है। एक है नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दूसरी है बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी। और ये दोनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं और बारी बारी से इन दो पार्टियों ने ही पाकिस्तान पर हमेशा शासन किया है। एक पार्टी का शासन आता है, फिर दूसरी का आता है। इमरान खान ने जब अपनी अलग पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लॉन्च की थी, तब पाकिस्तान की जनता ने उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में देखा जो पाकिस्तान की इस पारंपरिक परिवारवादी राजनीति से निकलकर नहीं, बल्कि अपनी ताकत के दम पर इन दोनों पार्टियों से अलग एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया था। वो इमरान खान को एक अलग प्रकार का नेता के तौर पर देख रहे थे जो इन्हें इन दो पार्टियों से आज़ाद कराएगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद की किरण ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई और वर्ष 2022 में पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान की सरकार को बर्खास्त कर दिया। पाकिस्तान में बड़े बड़े नेताओं को इसी तरह से हटाया जाता रहा है, इसी तरीके से उन्हें रास्ते से हटाया गया है और इस दुनिया से भी हटाया गया है। वर्ष 1979 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। वर्ष 1988 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल ज़ियाउल हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे और तब ऐसा कहा गया था कि ये प्लेन क्रैश नहीं बल्कि उनकी हत्या की एक साजिश थी। वर्ष 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की एक इलेक्शन रैली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हो सकता है कि अब अगला नंबर इमरान खान का हो। इसके अलावा पाकिस्तान के कई पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जेल और फांसी से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में भाग चुके हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ।
इमरान खान अपने पूरे जीवन में एक जबरदस्त फाइटर रहे हैं। उन्होंने 39 साल की उम्र में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जितवाया था और वो वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे ज्यादा उम्र के कप्तान थे। उस समय एक चमत्कार जैसी चीज उन्होंने की थी पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान के हीरो बन गए थे। इसके बाद वर्ष 1996 में उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई और 22 साल के लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2018 में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बन गए और फिर सत्ता में रहने के लगभग 3.5 साल के बाद उन्हें हटना पड़ा और तब से ही वो लगातार जेल में बंद हैं। हमारी अगली खबर भी पाकिस्तान के बारे में है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के नए सैन्य गठबंधन, जिसे बहुत सारे लोग मुस्लिम नेटो का नाम दे रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है और ईरान युद्ध को इसका सबसे बड़ा टेस्ट कहा जा रहा है और इसमें पहली ही परीक्षा में वो फेल हो गए हैं। अब पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या पाकिस्तान और तुर्की दोनों सऊदी अरब पर होने वाले हमलों का जवाब देंगे या फिर ईरान युद्ध के दौरान ही यह समझौता फेल हो जाएगा। 7 अगस्त को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच ये समझौता हुआ जिसे मक्का एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह है कि किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और इसी वजह से इसकी तुलना नेटो गठबंधन से की जा रही है क्योंकि ये तीनों ही मुस्लिम देश हैं, इसलिए इसे मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है। लेकिन इस समझौते के 48 घंटे के बाद ही यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमले और तेज कर दिए और ये हूथी विद्रोही ईरान की एक प्रकार से बी टीम है। इन हूथी विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन हासिल है और ईरान के समर्थन से इन्होंने सऊदी अरब पर हमले कर दिए। हूथी विद्रोहियों ने 9 अगस्त को सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। ये दुनिया की एक बहुत सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में से एक है। यहाँ हर दिन लगभग 6.5 करोड़ लीटर कच्चे तेल की प्रोसेसिंग होती है। इस हमले से इस रिफाइनरी को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद 11 अगस्त को हूथी विद्रोहियों ने रेड सी में एक ऐसे कार्गो शिप पर हमला किया जिसमें सऊदी अरब के मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई जिनमें से 3 पाकिस्तान के नागरिक थे। लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर हूथी विद्रोहियों के इन हमलों का कोई जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान चुप बैठा है, तुर्की चुप बैठा है और इन्होंने सऊदी अरब की कोई मदद नहीं की। पाकिस्तान ने इस घटना की निंदा जरूर की और कहा कि ये समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन जो इन्होंने एक सिक्योरिटी पैक्ट किया था एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, उसे लेकर कुछ नहीं हुआ। अब पाकिस्तान और तुर्की पर इस समझौते के नाम पर दिखावा करने के आरोप लग रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब पर 2 हमले होने के बाद भी इन दोनों देशों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम नेटो गठबंधन 48 घंटे में ही फेल हो गया, जबकि जो असली नेटो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 32 देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसमें किसी भी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाता है और ये सारे देशों की जो सेनाएं हैं ये मिलकर उसका जवाब देती हैं। इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का ये गठबंधन भी नेटो की तरह काम करेगा, लेकिन इन तीनों देशों ने भले ही एक नया गठबंधन बनाया हो, लेकिन इनके हित अलग अलग हैं। पाकिस्तान मुस्लिम देशों में इकलौता परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तान मानता है कि बड़े मुस्लिम देशों के साथ गठबंधन से उसे कर्ज और फंडिंग मिलने में ज़्यादा आसानी होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ा पैसे के मामले में उन्हें फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के आतंकवाद के मुद्दे पर अब ये देश चुप रहेंगे क्योंकि ये उनके गठबंधन में शामिल हैं। ये फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। सऊदी अरब की ताकत, पैसा, क्रूड ऑयल और उसकी भौगोलिक स्थिति है। ये अमेरिका का एक बड़ा पार्टनर है, लेकिन अब सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्प भी खोज रहा है। वो पूरी तरह से अमेरिका पर आश्रित नहीं रहना चाहता और तुर्की के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। आधुनिक हथियार हैं जैसे ड्रोन और टैंक बनाने की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। तो इन तीनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं और ये सोचते हैं कि हम कैसे एक दूसरे का फायदा करा सकते हैं। नेटो में 32 देश हैं। इसमें सबसे शक्तिशाली अमेरिका है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 3 बड़े परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं।
जबकि मुस्लिम नेटो में सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु हथियार है। 77 वर्ष पुराने नेटो गठबंधन का कई युद्धों में इससे पहले भी उनकी परीक्षा हो चुकी है, जबकि मुस्लिम नेटो अभी अभी बना है। नेटो का सैन्य बजट 171 लाख करोड़ रुपए है, जबकि इस गठबंधन के तीनों देशों का कुल सैन्य बजट लगभग 11,87,000 करोड़ रुपए है और ये नेटो से लगभग 93% कम है। नेटो के देशों में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, जबकि इन मुस्लिम देशों में लीडरशिप को लेकर भी आपस में मतभेद बने रहते हैं। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा सैन्य समझौता हुआ था। इसमें एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन ईरान और हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब पर लगातार हमलों के बावजूद पाकिस्तान ने सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपनी सेना नहीं भेजी। और जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तब सऊदी अरब ने भी कोई सैन्य मदद पाकिस्तान की नहीं की। यानी ये समझौते केवल दिखावे के लिए हैं। इनकी शर्तों को इनके गठबंधन के अपने देश ही नहीं मान रहे। इनके बीच इतने मतभेद हैं कि कोई भी समझौता ज्यादा समय तक टिकता नहीं। अब इस इस्लामिक गठबंधन बनाने का जो मकसद है वो केवल मुस्लिम देशों की शिया और सुन्नी वाली राजनीति को कंट्रोल करना है। अगर आप इन तीनों मुस्लिम देशों को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है कि ये सुन्नी मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले देश हैं और इनका ये गठबंधन शिया मुस्लिम देश ईरान के साथ एक कंपटीशन की तरह है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की खबर आपके लिए हो गई। लेकिन एक और खबर है जिसके बारे में हमारे देश में बड़ी चर्चा हो रही है, और ये खबर उन लोगों के लिए है जो हवाई यात्रा करते हैं, क्योंकि अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे हवाई सफ़र अब एक सफरिंग बन चुका है। अभी लोग एयर इंडिया की फुकेट वाली फ्लाइट को भूले भी नहीं थे कि स्पाइस जेट को लेकर एक नई खबर आ गई। 11 अगस्त को 100 यात्रियों को लेकर स्पाइस जेट की एक फ्लाइट दिल्ली से पुणे जा रही थी और फ्लाइट उड़ने से पहले ही इसका एसी खराब हो गया और गर्मी से यात्रियों का बुरा हाल हो गया, दम घुटने लगा। इस विमान के केबिन में बहुत गर्मी हो गई, बच्चे रोने लगे, कई यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की, पसीना आने लगा। और आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली की इस गर्मी में अगर किसी विमान का एसी खराब हो जाए तो अंदर बैठे 100 लोगों की हालत क्या होगी। हालांकि स्पाइस जेट का दावा है कि इस विमान का एसी लगातार चल रहा था। एक मिनट जाने दो यार। तो तोड़ देगा फिर। एक सेकंड चलो हमारे जान से खेलना बंद करो, जान से खेलना बंद करो। स्पाइस जेट मुर्दाबाद, स्पाइस जेट मुर्दाबाद। लोगों के जान से खेलना बंद करो, बदतमीजी बंद करो। स्पाइस जेट मुर्दाबाद। से ज़्यादा लोग होंगे और बाद में छोटे बच्चे जो थे, बहुत छोटे छोटे थे, 1 साल के, 8 महीने के, 6 महीने के बच्चे थे, वो रोने लगे बहुत जोर से, क्योंकि उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। और कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनके भी वीडियो मैंने दिखाई, भेज दूंगा आपको। तो वो महिलाओं को आवाज भी नहीं देने आ रहा था, उनका आवाज भी बाहर नहीं आ रहा था। वो चिल्ला चिल्ला के वो निपचिप पड़ गई। फिर हम पैनिक हो गई कि अरे क्या हो रहा है। हमने वो क्रू मेंबर्स को पूछा कि हो क्या रहा है, हमें बताओ तो सही, क्योंकि सबको परेशानी हो रही है अभी। तो वो हमें ही चिल्लाने लगे कि चुप बैठो, आप ऐसा मिसबिहेव मत करो, ये हो गया कुछ। बहुत अग्रेसिवली हमें ही बात कर रहे थे वो। और फ्लाइट वैसे ही वो रनवे पे लेके गए। तो बाद में हमें बहुत टेंशन आया कि रनवे में फ्लाइट आया है, अभी तक ऑक्सीजन नहीं है, अंदर हवा नहीं है। तो हमने बोला कुछ तो करो,
अभी बहुत पैनिक हुआ है और वो बेहोश हो रही है महिलाएं। तो अंदर ऐसा गैस चैम्बर जैसा सिचुएशन हुआ था, बहुत पैनिक हो गए लोग। तो फिर सबको चिल्ला के बोला कि वो ब्लोअर्स बंद करो, गर्म हवा तो कम से कम बंद हो जाएगी। हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है, ये नहीं हो सकता, आप कुछ भी डिमांड करोगे हम 20 मिनट में यही फ्लाइट को जो दिक्कत आई है वो दुरुस्त करेंगे और इसी में आपको जाना पड़ेगा। फिर हमने वहीं पे प्रोटेस्ट किया, ग्राउंड पे वहीं पे सब लोग धरने पे बैठे, सब ने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें दूसरा फ्लाइट दे दो, हमें डर है ये फ्लाइट में खराबी है। तो थोड़ी देर में उनकी टेक्निकल टीम आई, उन्होंने कुछ चेकअप किया वहाँ पे और उनके ही टीम ने उनको बोला कि इसमें इशू है, फ्लाइट नहीं फ्लाई हो सकती। तो इसका मतलब फ्लाइट में टेक्निकल इशू था। ये फ्लाइट 11 अगस्त को रात को लगभग 10 बजे टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन इन यात्रियों को लगभग 7 घंटे की देरी के बाद 12 अगस्त की सुबह 5 बजे पुणे भेजा गया। अब आप सोच लीजिए, हमारे देश की इन एयरलाइंस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ये गलती भी करती हैं तो कभी अपने यात्रियों से माफ़ी नहीं मांगती। देखिए, एयरलाइन और यात्रियों के बीच एक भरोसे का संबंध होता है। ये यात्री उस एयरलाइन पर भरोसा करके उसकी टिकट खरीदते हैं और भरोसा किस चीज़ का होता है कि ये एयरलाइन हमारा ध्यान रखेगी, ये हमारी जान की रक्षा करेगी और ये इस एयरलाइन पर हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जब ये एयरलाइन यात्रियों का विश्वास तोड़ती हैं तो उसके बाद यात्रियों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता कि वो इन एयरलाइन की शिकायत करें या फिर कसम खा लें कि दोबारा इन एयरलाइन में, इस विमान में जाएंगी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन एयरलाइंस का बहिष्कार किया भी जाए तो ज़्यादातर लोगों के पास विकल्प क्या है। हमारे देश में जो एयरलाइन का बाज़ार है वो बहुत ही सीमित है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब भारत का हवाई यात्री, एक औसत हवाई यात्री इतना डर चुका है कि जब वो हवा में होता है तो उसे इस बात का डर लगता है कि हवाई जहाज़ में कोई भी तकनीकी खराबी हो सकती है, ये क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तकनीकी खराबी के अलावा यात्रियों को एक और डर सताने लगा है और वो ये है कि कहीं पायलट नशे में तो नहीं है। एयर इंडिया की फुकेट वाली फ्लाइट के बारे में रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं। अब इस फ्लाइट के यात्रियों ने खुलकर ये कहना शुरू कर दिया है कि उनके विमान का मुख्य पायलट नशे में था, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके कपड़े पहनने का तरीका ये बता रहा था कि वो इस समय नशे में है और एयर टर्बुलेंस के बाद वो काफ़ी गुस्से में था और उसकी जो पूरी भाषा थी यात्रियों के साथ बात करने वाली, वो धमकी भरी भाषा थी। उसका व्यवहार यात्रियों के साथ अच्छा नहीं था। अब एक एक करके उस फ्लाइट में सवार कई यात्री कैमरे के सामने आ रहे हैं और अपनी कहानी बता रहे हैं। तो इसका एक्चुअली हम लोग को बहुत शक था, क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, मतलब उसके अंदर टकटिन भी नहीं था और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में हैं। लेकिन नशे में थे, ये इट्सेल्फ इतना ख़राब चीज़ है कि 100-150 लोगों की जान, उनके कलीग्स की जान उनके हाथ में होती है और वो इतने इर्रिस्पॉन्सिबली आकर के कुछ नशा करके, या तो अल्कोहल हो या तो कोई और ड्रग्स हो, वो लेकर के आके फ़्लाइट में इतने लोगों का जान अपने हाथ में रखते हैं, बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है। ग्लैडली हम लोग बच गए, लेकिन शायद नहीं बचते। शायद अगर पायलट अगर सो रहा था और नहीं उठता तो शायद हम नहीं बचते। ग्लैडली हम बच गए, लेकिन ये बहुत ख़राब मोमेंट था। होपफुली किसी के लाइफ में ऐसी मोमेंट नहीं आए, और इससे वर्स्ट अगर होता वो तो और किसी के लाइफ में नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये दिखता है नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ जो एयरलाइंस में पायलट हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये करके हम बच सकते हैं, उसीलिए उन्होंने ये किया है। उनको पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकल जाएंगे। हमारे साथ जो आगे बैठे हुए थे ना, वो उन्होंने पहले ही शुरू में जैसे वो पायलट घुसा तभी उन्होंने बोला कि ये सीधा ही नहीं चल पा रहा है, शर्ट भी टक्ड इन नहीं है। ऐसा हम लोग तो पायलट्स का मतलब समझते हैं कि एकदम बहुत टिप टॉप आएंगे और बहुत अच्छे से वेल बिहेव होंगे, तो वो तो जब ही समझ में आ गया था। फिर हमको भी बाद में लगा, जब वो बाद में निकल के बाहर आया था, गुस्से में ही थोड़ा सा आया, तब लगा तो सही कि वो ही इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। पर जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज़्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहता बैठा हुआ था, मैंने ज़ोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में 2 में थोड़े चोट आई है। और मेरे हस्बैंड तो एकदम हवा में ही चले गए वहाँ उसमें। तो हम जोर जोर से मैं चिल्ला रही थी उनका नाम, तो फिर उनको एकदम से होश आया, उठ के सीट पे बैठे।
पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में। इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो प्लीज़ टेक केयर, इस सब चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान दो। एक्शन तो क्या है, मतलब आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो उसका थोड़ा आप अपने ध्यान रखो लोगों का। हम इतना ट्रस्ट करके आप बैठ जाते हैं, हम 17-17 घंटे की फ़्लाइट्स में बैठते हैं। ये 4 घंटे की फ़्लाइट ने हमारा जो ट्रस्ट है ऐसा तोड़ा है ना कि पूछो मत। अभी बहुत सोचना ही पड़ेगा बैठने के लिए भी फ़्लाइट्स में। तो थोड़ा सा केयर करो। उतरने के बाद भी केयर नहीं थी, वहाँ इतना हल्ला मचाना पड़ा, पानी पूछने के लिए कोई नहीं, एम्बुलेंस में अंदर चढ़ने के लिए कोई नहीं। इट वाज सो बैड। कैपिटल ऑफ द मतलब कंट्री का ये हाल है। कोई छोटी मोटी जगह उतार दें तो वहाँ तो हालत ही ख़राब हो जाए। पर 2-2 घंटे 3 घंटे तक कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे भी कोई पूछने वाला ही नहीं। इट्स नॉट गुड। बहुत दुख हुआ। हमारे तो सब फ्रेंड सर्कल में, सब जगह, फैमिली में, सब जगह यही बात चल रहा है कि 2 बार सोचना पड़ेगा फ्लाइट्स में किस में बैठना है, किस में नहीं बैठना है। बट बहुत सारे यात्रियों ने कहा है कि ये जो पायलट था ये नशे में दिख रहा था, इसका पूरा व्यवहार ठीक नहीं था, जिस प्रकार से इसने फ़्लाइट के अंदर अनाउंसमेंट की, जो भाषा ये बोल रहा था वो भी ठीक नहीं था। अब आपको 4 अगस्त की एयर इंडिया की इस फ़्लाइट के अंदर की हम तस्वीरें दिखाएंगे जो खुद इन यात्रियों ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड की हैं, और अनाउंसमेंट भी हम ये दिखाएंगे। जब ये विमान अचानक आसमान में लगभग 300 फीट नीचे आ गया और चोट लगने की वजह से यात्री बहुत परेशान थे, वहां पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन तब नशे में डूबा इस फ्लाइट का पायलट यात्रियों को अनाउंसमेंट करके ये बता रहा था कि उन्हें इस घटना का फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए। वो पायलट लगातार इन यात्रियों से क्या कहता है, वो कहता है कि फोटो मत खींचिए, वीडियो मत बनाइए और सोशल मीडिया पर आप इसे मत डालिएगा। ऐसी बातें वो यात्रियों से कर रहा था। लेकिन बहुत सारे यात्री समझदार थे। आजकल हर यात्री के पास स्मार्टफोन होता है, उसमें कैमरा लगा होता है। तो काफ़ी लोगों ने इस फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें ले ली, वीडियोस बना लिए, और जब वो पायलट ये बात कह रहा था इन यात्रियों से, उसकी रिकॉर्डिंग भी एक यात्री ने कर ली। अब हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं। फोटो मत लीजिएगा प्लीज। बस रात का 72 बज जाएगा, समझ रहे हैं? हमारे लिए सबके ये हमारी गलती नहीं है, हवा का है, हमको समझ नहीं है क्या? क्रू संभाल रहा, क्रू खुद इंजर्ड है। अगर आपने फोटो ली, सोशल मीडिया डाली, आपको पता है आजकल किस तरह सुलीबल 1 मिनट नहीं लगता कटका देते हैं। तो इंसानियत के तौर पर हमारा और आपका भविष्य सुरक्षित रखिए प्लीज। 40 मिनट और की बात है। वी आर लैंडिंग इनटू दिल्ली वेयर यू विल हैव द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल, स्पाइनल इंजरीज, ब्लड, व्हाटएवर यू नीड। अब यात्रियों को जब ये पायलट ये सब बता रहा है तो वो कह रहा है कि एयर टर्बुलेंस जो हुआ है ये उसकी वजह से नहीं हुआ। उसे तो खुद पायलट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। यानी जिस पायलट के हाथ में उस समय 150 लोगों की ज़िंदगी थी, वो खुद कह रहा है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। लेकिन बताया ये जा रहा है कि एयर टर्बुलेंस के बाद इस फ्लाइट के मुख्य पायलट ने यह अनाउंसमेंट किया जो अभी आपने सुना। लेकिन हम स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट हमने आपको सुनाया है, ये एक यात्री ने इसे रिकॉर्ड किया है, दावा किया है और उसे सोशल मीडिया पर उन्होंने डाल दिया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पायलट ने ये अनाउंसमेंट की थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से उसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन अगर आप अलग अलग बाकी के यात्रियों से सुने तो सबका यही कहना है कि उन्हें ऐसा लगा कि ये पायलट वाकई में नशे में था, और ये बहुत चिंता की बात है। अब देखिए, ये जो एयरलाइन है ये कानून तो तोड़ ही रही है, ये यात्रियों का विश्वास भी तोड़ रही है। और सोचिए यात्रियों के लिए ये जो पूरा अनुभव है ये कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा। आप एक बार जरा बड़ी स्क्रीन पर देखिए कि उस समय क्या हो रहा था।
बड़ी बात यह है, देखिए, कि अगर उस दिन इस विमान में ये एयर टर्बुलेंस ना होता, ये घटना ना होती, तो कभी किसी को नहीं पता चलता कि ये जो पायलट है ये गांजे के नशे में था। ये घटना हुई, उसके बाद इस पायलट का टेस्ट किया गया और फिर पता चला कि ये पायलट गांजे के नशे में था। अब न जाने कितने महीनों से, न जाने कितने समय से ये पायलट ऐसे ही नशा करता होगा। इससे पहले न जाने कितनी फ्लाइट्स इस पायलट ने ऐसे ही नशा करके उड़ाई होंगी। और ये क्या हो सकता है, बड़ी संख्या में दूसरे भी पायलट्स ऐसे होंगे जो ऐसे ही नशे में फ्लाइट्स को उड़ाते होंगे और हमें और आपको कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि कोई दुर्घटना नहीं हुई। क्योंकि इन सब चीज़ों की चेकिंग तब होती है जब कोई दुर्घटना होती है। इससे यह पता चलता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए और हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। कहते हैं भारत के लोग हर चीज़ की काट निकाल लेते हैं और हर पाबंदी से बचने का कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। नियमों के मुताबिक हमारे देश में हर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ान से पहले पायलट और केबिन क्रू का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है। यह सांस के जरिए एक टेस्ट लिया जाता है जिससे पता चलता है कि पायलट या केबिन क्रू शराब के नशे में तो नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से गांजे जैसी चीज के नशे के बारे में पता नहीं चलता। अगर कोई और किसी और चीज का नशा किया हुआ है, कोई ड्रग ली हुई है, गांजे जैसी चीज का नशा किया हुआ है, तो यह नहीं पता चलेगा। थाईलैंड और नेदरलैंड्स जैसे कई देशों में गांजा पीना, गांजे की सप्लाई करना, गांजा रखना कानूनी रूप से सही माना जाता है, ये लीगल है और वहां किसी तरह की कोई पाबंदी गांजे पर नहीं है। इसलिए ये आसानी से मिल भी जाता है और आप आसानी से इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान कोई भी पायलट गांजा पीकर विमान उड़ा सकता है, जैसा कि इस बार हुआ। आज हम तमाम एयरलाइंस को यह सलाह देना चाहते हैं कि उन्हें अपने हर पायलट का एक सरप्राइज साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट जरूर करना चाहिए। इससे पायलट के गांजा या किसी दूसरे ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। अब बात शराब से बहुत आगे निकल चुकी है, अब बात ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से बहुत आगे निकल चुकी है। जरूरी नहीं कि केबिन क्रू या पायलट सिर्फ शराब का नशा करें। आजकल बहुत प्रकार के नशे होते हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंस के नशे होते हैं, उनके बारे में कैसे पता चलेगा? इसलिए जब पायलट ये सब काम कर रहे हैं तो एयरलाइंस को भी अब अपनी तकनीक और अपने सिस्टम को और बेहतर करना पड़ेगा। वर्ष 2022 में जब टाटा ने एयर इंडिया को भारत सरकार से वापस खरीद लिया था, तब ऐसा लगा था कि अब एयर इंडिया की हवाई यात्रा पहले से बेहतर हो जाएगी, ये एयरलाइन पहले से ज़्यादा प्रोफेशनल होगी, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी और इसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी पहले से बेहतर होगा। अब ये एयरलाइन पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगी क्योंकि लोग टाटा का बड़ा सम्मान करते हैं। देश में टाटा को लेकर लोग मानते हैं कि ये कंपनी ग्राहकों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है, इसकी रेपुटेशन, इसकी इज्जत बाजार में काफ़ी अच्छी है। लेकिन पिछले साल अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद से लगातार एयर इंडिया के बारे में नेगेटिव खबरें आ रही हैं। एयर इंडिया के बारे में आपको कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा, शिकायतें ही शिकायतें हो रही हैं। भारत में घरेलू हवाई यात्रा का जो बाजार है ये पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हम पूरी दुनिया में हवाई यात्रा के मामले में हमारा जो बाजार है वो तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। सोचिए, पहले नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर चीन है। हमारे देश में वर्ष 2025 में लगभग 42 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी। 42 करोड़। भारत में इस समय सिर्फ 4 एयरलाइंस हैं। अब बाजार में देखिए कौन कौन से प्लेयर हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और आकाशा। लेकिन भारत में 1 या 2 एयरलाइंस की ही पूरे बाजार पर मोनोपोली है, उनका एक छत्र राज है। इंडिगो का घरेलू मार्केट शेयर 64% है, 64% एक ही एयरलाइन के पास है। दूसरे नंबर पर आता है एयर इंडिया ग्रुप जिसके पास 27% मार्केट शेयर है और बाकी का जो बचता है वो आकाशा और स्पाइस जेट के बीच बढ़ जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आप वो पाई चार्ट अगर फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ 2 एयरलाइन पूरा डोमिनेट कर रही हैं बाजार को। 64% इंडिगो। आपको याद होगा इंडिगो में भी कुछ समय पहले एक प्रॉब्लम हुई थी जब बड़ी संख्या में इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई थी, लेट चल रही थी क्योंकि उनके यहाँ पायलट्स की कमी हो गई थी। और
बाकी 27% शेयर है एयर इंडिया के पास। अगर आज आप एयर इंडिया को छोड़ना भी चाहें तो कहां जाएंगे? अगर आप सोचें कि आज से इंडिगो में सफ़र नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? आपके पास विकल्प क्या है? क्योंकि ये दो एयरलाइन पूरे बाजार पर एक छत्र राज कर रही है। इसलिए भारत जैसा जो बाजार है, जहां 42 करोड़ लोग साल भर में हवाई यात्रा करते हैं, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, हमें और ज़्यादा एयरलाइंस की आवश्यकता है। ये बाजार बहुत बड़ा है। इस बाजार, इतने बड़े विशाल बाजार को एक या दो एयरलाइन संभाल नहीं पाएंगी, और अगर उनकी मोनोपोली होगी तो फिर वो मनमानी करने लगेंगी, जैसा कि इस समय आप सबके साथ हो रहा है। असल में भारत जैसा जो देश है, उसे अपने एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एक ग्लोबल एयरलाइन चाहिए। हर देश जो है, दुनिया का बड़ा बड़ा देश, अपने पास एक बड़ी अच्छी रेप्यूटेड इज्जतदार एयरलाइन रखे हुए है जो उस देश की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करती है। लेकिन भारत जैसा देश आज तक एक बढ़िया ग्लोबल एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं बना पाया। आज हम आपको सिंगापुर एयरलाइंस की कहानी सुनाना चाहते हैं, जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में एक मिसाल की तरह है, और भारत भी इससे बहुत कुछ सीख सकता है। सिंगापुर की आबादी बड़ी छोटी सी थी और वहाँ डोमेस्टिक एविएशन मार्केट भी लगभग ना के बराबर था। इसके बावजूद, मैं आपको 1970 के दशक की बात बता रहा हूँ, इसके बावजूद सिंगापुर ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बनाई जो आगे चलकर पूरे सिंगापुर की एक ग्लोबल पहचान बन गई। 1970 के दशक में सिंगापुर एक अमीर देश नहीं था, बहुत गरीब देश माना जाता था, थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता था। लेकिन उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने का सपना देखा। उन्होंने कहा कि हमारा देश भले ही गरीब है, छोटा है, लेकिन हम एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन दुनिया के सामने रखेंगे। वो एक ऐसी एयरलाइंस बनाना चाहते थे जिससे पूरी दुनिया में सिंगापुर की एक अलग पहचान बने। इसलिए सिंगापुर एयरलाइंस ने पंक्चुअलिटी, एफिशिएंसी और लग्जरी पर पूरा ध्यान दिया। इसके केबिन क्रू को दुनिया भर की बेहतरीन वाइन, अल्कोहल और अलग अलग कुजीन्स को सर्व करने की विशेष ट्रेनिंग दी गई ताकि यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सर्विस मिल सके। सिंगापुर एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन बनी जिसमें आपको केबिन का जो एक्सपीरियंस है वो बाकी विमानों से, बाकी एयरलाइन से अलग मिलता था। उनके पास जो बेहतरीन भोजन के विकल्प आपको दिया करते थे, वो उस समय एक नई चीज़ थी। और आज दुनिया भर के लोग, चाहे वो सिंगापुर में रहने वाले हों या दूसरे देशों के रहने वाले हों, वो सिंगापुर एयरलाइंस में सफ़र करते हैं बड़े फ़ख्र के साथ। लोग मांग कर वहाँ से टिकट लेते हैं और कहते हैं कि हम सिंगापुर एयरलाइंस में जाएंगे। जबकि सिंगापुर जैसा छोटा देश उस समय जो 1970 में था, आज तो वो बहुत विकसित हो चुका है। उस समय उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस जैसी एक अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी एयरलाइंस बना दी। वहीं भारत के पास 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, इतना बड़ा बाजार है, टूरिज्म की विशाल संभावनाएं हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हमारे पास हैं, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी एविएशन मार्केट है। इसलिए सिंगापुर की कहानी सिर्फ ये नहीं है कि एक अमीर देश ने, एक गरीब देश ने एक बेहतरीन एयरलाइन बनाई, बल्कि कहानी लगभग इसके विपरीत है। एक गरीब देश ने यह तय किया कि एक बेहतरीन एयरलाइन उन साधनों में से एक होगी जिनके जरिए वो एक महान देश बनेगा। मतलब नेशन बिल्डिंग का, राष्ट्र के निर्माण का ये एक तरीका था। और भारत के संदर्भ में इस फर्क को याद रखना जरूरी है। सिंगापुर ने अपनी एयरलाइन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं माना, बल्कि एक नेशनल ब्रांड बनाया और अपने ग्लोबल एम्बिशन को दुनिया के सामने रखा। सिंगापुर के लिए यही राष्ट्र निर्माण का एक तरीका था। नेशनल कैरियर जो होता है वो विदेश में किसी देश की पहचान बनाता है। अगर आप देखें बड़े बड़े देश जो हैं आज, उनकी पहचान कैसे उनकी एयरलाइन से होती है। आप देखिए, यूएई के पास एतिहाद एयरलाइन है, कतर के पास कतर एयरवेज है, और जो दूसरे हमारे पास अगर आप देखें, जर्मनी के पास लुफ्थांसा है, कैथे पैसिफिक जैसे एयरलाइन है। यानी दुनिया में जितने बड़े बड़े देश हैं वो अपनी एयरलाइन के जरिए जाने जाते हैं। अमेरिका के पास यूनाइटेड है, तो क्या भारत अपनी एक ऐसी वर्ल्ड क्लास एयरलाइन नहीं बना सकता जो पूरी दुनिया में भारत की एक पहचान बन सके?
तो आप अगर देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, यूएस के पास डेल्टा है, यूएस के पास यूनाइटेड एयरलाइन है, अगर आप ब्रिटेन के पास जाएंगे उनके पास ब्रिटिश एयरवेज है, अगर आप यूएई में और इन देशों में जाएंगे तो उनके पास एतिहाद है, उनके पास एमिरेट्स है, जर्मनी के पास लुफ्थांसा है, सिंगापुर के पास सिंगापुर एयरलाइन है। और जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें एमिरेट्स में जाना है, हमें एतिहाद में जाना है, सिंगापुर एयरलाइंस में जाना है, लुफ्थांसा में जाना है, हम ब्रिटिश एयरवेज से जाना चाहते हैं। क्या भारत के पास ऐसी कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है जिसमें दूसरे देशों के लोग ये कहें कि हम इस एयरलाइन में जाना चाहते हैं? कोई है दूसरे देश का व्यक्ति जो ये कहे कि नहीं, हमें तो एयर इंडिया में सफ़र करना है क्योंकि एयर इंडिया इन बाकी के एयरलाइन से अलग है? इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो एयरलाइन है ये राष्ट्र निर्माण का एक तरीका है। ये एयरलाइन इन देशों की ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ये देश अपनी एयरलाइन के जरिए दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए भारत के पास भी अब तक एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन होनी चाहिए थी। हवाई यात्रियों की मुश्किलों के बाद अब आपको बताते हैं कि आम लोगों के लिए हमारे देश में महंगे होते प्राइवेट अस्पतालों के बिल देना कितना मुश्किल होता जा रहा है। आजकल लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब 5 स्टार होटल से भी महंगे बन गए हैं। 5 स्टार होटल का कमरा सस्ता है और प्राइवेट हॉस्पिटल का कमरा महंगा है। यहाँ इलाज 5 स्टार होटल की तरह ही महंगा होता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि हॉस्पिटल्स में लोग सिर्फ इलाज के लिए जाते हैं, किसी वेकेशन के लिए या लग्जरी के लिए नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज शुरू होने के साथ ही अलग अलग टेस्ट के नाम पर, डॉक्टर्स की फीस के नाम पर, अस्पताल के कमरे का किराया और महंगी दवाओं के नाम पर आपका बिल लगातार बढ़ता रहता है। अब संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने कई बड़े बदलाव करने के लिए सुझाव दिए हैं। वो कहते हैं कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज को सस्ता करने, उसे पारदर्शी बनाने और जवाबदेही बढ़ाने पर काम होना चाहिए। सबसे बड़ा सुझाव ये दिया गया है कि बड़े बड़े शहरों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कमरे का किराया उस हॉस्पिटल के आसपास के इलाके में मौजूद किसी भी 3 स्टार होटल के औसत किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल है, मान लीजिए सर गंगाराम, उसके सिंगल रूम का हर रोज का किराया है 12,500 रुपये, जबकि इस अस्पताल के आसपास जो 3 स्टार होटल हैं उसका एक दिन का औसत किराया 2,000 से लेकर 5,000 रुपये के आसपास है। इसी तरह मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में सिंगल रूम का हर रोज का किराया लगभग 7,000 से 14,000 रुपये तक है। हालांकि इससे महंगे रूम्स भी इस अस्पताल में हैं। इस हॉस्पिटल के आसपास उस इलाके में जो 3 स्टार होटल्स हैं उनका एक दिन का औसत किराया 4,000 से 10,000 रुपये है। हमारे देश में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज के खर्च में काफ़ी अंतर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सरकारी अस्पताल में इलाज का औसत खर्च 6,631 रुपये था, जबकि प्राइवेट अस्पताल में यही औसत खर्च 50,000 रुपये था। आप सोचिए, सरकारी अस्पताल में 6,000, प्राइवेट अस्पताल में 50,000। पिछले साल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बच्चे की डिलीवरी पर, जो चाइल्ड डिलीवरी होती है, उस पर एक मरीज का औसत खर्च 37,500 रुपये था, जबकि सरकारी अस्पताल में इसी डिलीवरी का खर्च सिर्फ 2,299 रुपये था। कहाँ 2,300 रुपये और कहाँ 37,000 रुपये औसत खर्च है ये। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के खर्च में इतना बड़ा अंतर होने की एक बड़ी वजह कमरे का किराया भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कमरे की कैटेगरीज के हिसाब से पैसा लिया जाता है और ये पैसा बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज का खर्च कम करने और मनमाने बिल को रोकने के लिए अब कई नई सिफारिशें की गई हैं। जैसे किसी बीमारी के इलाज, मेडिकल टेस्ट या सर्जरी के लिए एक जैसा रेट तय होना चाहिए, जिससे एक ही इलाज या जांच के लिए अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग अलग मनमाने पैसे आपसे ना लिए जा सकें। यानी आप अगर एक टेस्ट करा रहे हैं, एक बीमारी का इलाज करा रहे हैं, तो सारे प्राइवेट अस्पतालों में एक समान उसका रेट होना चाहिए। दूसरा, अगर बीमारी गंभीर है और इलाज बड़ा है तो अस्पताल को इलाज शुरू करने से पहले ही
मरीज और उसके परिवार को इसका अनुमानित खर्च पहले से बताना पड़ेगा। मरीज के परिवार को पहले से ही पता चलना चाहिए कि बीमारी पर या उसके इलाज पर कितना पैसा खर्च होगा। इसके बाद अचानक बहुत बड़ा बिल जब आ जाता है तो वो जो समस्या होती है वो कम हो जाएगी। जैसे कैंसर, हार्ट या किडनी की गंभीर बीमारियों के लिए ये नियम बेहद ज़रूरी है। तीसरी बात, अस्पताल में किसी मरीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उस इलाज में इंश्योरेंस का कितना पैसा मिलेगा और उसे कितना पैसा खुद अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब इस समस्या को दूर करने के लिए अस्पताल में एक फाइनेंशियल नेविगेटर रखने का सुझाव दिया गया है। ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका गाइड होगा, जो आपको बताएगा, जो आपको पहले से बताएगा कि आपका इलाज का खर्च कितना है। वो बताएगा आपको कि इंश्योरेंस और सरकारी मदद जैसी सारी जानकारियां आपको पहले से वो देगा। वो आपको हर प्रकार की सहायता भी देगा, असिस्टेंस देगा, जानकारी देगा कि आपका जो टोटल बिल आएगा उसमें सरकारी योजनाओं में कितना कवर हो जाएगा, उसमें से आपको इंश्योरेंस से कितना मिल जाएगा और कितना आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ऐसे एक व्यक्ति की ज़रूरत हर अस्पताल में है। अगर मरीज को लगता है कि अस्पताल ने गलत या ज़्यादा बिल बना दिया है तो उसकी शिकायत का समाधान तुरंत होना चाहिए। इसके लिए अलग से व्यवस्था बनाने की सलाह इस समिति ने दी है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों को और बेहतर बनाने और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% तक खर्च करने का सुझाव इस समिति ने दिया है, ताकि अगर सरकारी अस्पताल बेहतर हो जाएं तो बहुत सारे लोगों को फिर प्राइवेट अस्पताल जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। हम इसीलिए तो जाते हैं पर प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइन है, नंबर नहीं आएगा, और दूसरी बात यह है कि आपको कभी भी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम गर्मी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अक्सर ये कहते रहते हैं कि गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, लेकिन ये गर्मी आपके काम पर कितना असर डालती है, आपकी क्षमता और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे कम कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो JK हो। देश का टायर JK टायर। Success feels richer when the journey begins with confidence. With unlimited domestic and international lounge access, every journey begins in comfort. And across borders, zero forex markup makes every payment effortlessly rewarding. But her greatest celebration begins when she brings her success home. Stay 2 nights at premium ITC hotels and enjoy the 3rd night complimentary. Enjoy 4 complimentary golf rounds annually. PNB Luxura. %100% शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
आप गर्मी के बारे में बहुत बात करते होंगे कि गर्मी लग रही है, लेकिन इस गर्मी का असर अब हमारे देश में लोगों के काम करने की क्षमता और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति रोज धूप में काम करता है, अगर गर्मी इतनी बढ़ जाए कि उसके लिए लगातार काम करना ही मुश्किल हो जाए, तो इसका असर सिर्फ उसकी सेहत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके काम पर पड़ेगा। उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, उससे उसकी अपनी कमाई घट जाएगी। 1950 के दशक से लेकर 2020 के दशक के बीच पूरी दुनिया में खतरनाक गर्मी और नमी यानी ह्यूमिडिटी, जिसे हम ह्यूमिड हीट कहते हैं, इसमें बहुत वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है भारत में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी और गुवाहाटी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है। सबसे पहले आप समझिए कि ह्यूमिड हीट क्या होता है। जब हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा आ जाती है, तो शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता। इसलिए 40 या 42 डिग्री तापमान में भी गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। ऐसा लगता है जैसे तापमान 50 डिग्री सेल्सियस का है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खतरनाक उमस भरी गर्मी कहते हैं हम लोग। 1950 के दशक में हमारे देश में ऐसी ह्यूमिड हीट में लोग हर साल कुल मिलाकर 12 दिन काम करते थे। यानी इस श्रेणी के जो दिन थे वो 12 हुआ करते थे। 12 दिन इस प्रकार के होते थे जब काम करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन 2020 के दशक में इन दिनों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है, यानी 2 महीने से भी ज्यादा। आज हमारे देश में 2 महीने लोग बहुत ज्यादा गर्मी और उमस में काम करने पर मजबूर हैं। यह सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये सीधे तौर पर लेबर, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी की खबर है। ऐसी खबर का असर कंस्ट्रक्शन, सड़क और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, खेतीबाड़ी जैसे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर होता है, जो घर से और दफ्तरों से बाहर खुले में काम करते हैं। भारत में कुल वर्क फोर्स के 75% लोग, जिनकी संख्या लगभग 38 करोड़ है, गर्मी में काम करते हैं, जबकि 49% लोग सीधे धूप में काम करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के मुताबिक हमारे देश में गर्मी की वजह से जीडीपी का लगभग 2% नुकसान होता है, और ये अगर पैसों में कन्वर्ट करें रुपयों में तो 7 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। भारत में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, उससे न सिर्फ गर्मी बढ़ रही है, बल्कि अब गर्मी में काम करना भी और ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होता जा रहा है। इसलिए सरकार को और जो लोग हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें अब ये देखना होगा कि गर्मी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि लोगों को गर्मी लग रही है, वो परेशान हो रहे हैं। इस गर्मी का अब सीधे काम पर असर पड़ रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। डिकोड के आज के एपिसोड को इस समय तक 5.6 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, यानी 57 लाख व्यूज़ अब हमारे हो गए हैं। इस प्यार के लिए, इस विश्वास के लिए आपका शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।
और कुछ लोग आपसे इसलिए भी नाराज रहते हैं क्योंकि आप उतने दुखी नहीं हैं जैसी उन्होंने कल्पना की थी। नमस्कार।